यशपाल बहुत ही बिंदास और खुश मिजाज किस्म का इंसान था। वह अपनी पड़ोसन लता को बहुत पसंद करता था क्योंकि वह उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी जो कि शादी करके उसी के पड़ोस में बस गई थी। उसे देखकर यशपाल को अपने पुराने दिन याद आ जाते थे और उसकी आशिकी शुरू हो जाती थी। एक दिन सुबह के समय जब वह सोकर उठता है और अपनी खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसे सामने लता बाल संवारते हुए दिखती है, जिसे देखकर वह गाना गाते हुए बोलता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चैन सा टुकड़ा रहता है, मगर मुझसे वो सारा जरा उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। ससुर जी, आपने ये आशिकीबाजी छोड़ दीजिए। अब आपकी आशिकीबाजी करने की उम्र नहीं रही है। अरे बहू, अब आशिकीबाजी करने के लिए भी उम्र देखने की क्या ही जरूरत है। अब दिल तो बच्चा है और ये दिल किस पे आ जाए ये कौन जानता है। मेरा दिल भी कितना पागल है और वो पड़ोसन लता पे मरता है और जो मुझे भाव नहीं देती। जो आपको भाव नहीं देती हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे बहू, अब मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। हमेशा बात करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि वो मुझसे बात करे। देखिए ससुर जी, आपका ये जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आज सुबह ही सासू माँ का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनका गांव का काम खत्म हो गया है और वो शायद आने वाली हैं। बहू, तू ये कैसी बातें करती है? तू तो जानती है ना, तेरी सास गांव में है, उसका गांव में मन लगता है तो उसको छोड़ना है। वैसे भी देखियो, आते आते ना कैंसिल हो जाएगा और नहीं आएगी वो। ससुर जी, एक बात बताइए, आप सासू माँ को पसंद नहीं करते हैं क्या? पूरी उम्र उन्होंने आपके साथ निकाल दी, आपको फिर भी शर्म नहीं आई? आपको उनका सहारा बनना चाहिए और ना कि दूसरों के पीछे भागना चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है बहू, प्यार तो मैं तेरी सास से बहुत करता हूँ। तेरी सास लेकिन बहुत कचर कचर करती है और हमेशा सुनाती रहती है। जब देखो तब ताना मारती रहती है और कभी कभी चप्पल को भिगो भिगो के मारती है। मैं सोचता हूँ जितना उसे दूर रहूंगा ना, उतना घर में शांति बनी रहेगी और हमारे जीवन में अब बुढ़ापे में लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। हंसी का पात्र बनेंगे लोगों के आगे। वाह ससुर जी, जब सासू माँ की बात आई तो आप कितने समझदार हो गए हैं। और वैसे भी आपकी आशिकी नहीं छूट रही है। आपके पड़ोसन जो है ना, जिस दिन सासू माँ आ गई ना और उन्हें ये सब पता चल गया, उस दिन तो आपके पड़ोसन का ना भूत उतर जाएगा आशिकी का। रूबी को अपने ससुर की आशिकी के बारे में सब कुछ पता था। वह आए दिन उन्हें समझाती थी, लेकिन यशपाल को अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता था और बुजुर्ग समझकर रूबी उनकी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। तभी एक दिन यशपाल अपनी बहू रूबी के पास आता है और बोलता है। बहू, लता का जन्मदिन कुछ दिनों में आने वाला है, एक अच्छी सी साड़ी लाकर उसे दे दूं तो तू क्या कहती है? ससुर जी, आपकी आशिकी तो बढ़ती जा रही है। जिस दिन लता आंटी का जन्मदिन था, उस दिन आपकी शादी की सालगिरह भी थी। आपको तो वो याद नहीं रही कि माँ जी को गाँव में साड़ी भिजवा दूं, लेकिन लता आंटी के लिए साड़ी जरूर भिजवा दी आपने। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन चल कोई बात नहीं, अब जहाँ मुझे साड़ी लेनी है, एक मैं 2 ले लूंगा। एक तेरी सास को भिजवा दूंगा और दूसरी इसको दे दूंगा। क्या बोलती है तू? ठीक है ना? अगर ये सब चीज आप सिर्फ मेरी सासू माँ के लिए करते हैं तो शायद मुझे ठीक लगती, लेकिन आपकी आशिकीबाजी के चक्कर में ये सब चीजें आप पड़ोसन के लिए कर रहे हो। वो चीज गलत है ससुर जी। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, वरना बुढ़ापे में मार खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे इतनी किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाएगा? और तेरी सासू माँ को कौन बताएगा किसकी इतनी हिम्मत हो रही है? मैं किसी से डरता नहीं हूँ और वो औरत, उसको तो मैं सारी तोहफे में दूंगा, मतलब दूंगा। और रही बात एक के, मैं दोनों को दूंगा, तेरी सास को भी और उसको भी। और तू ज्यादा मत बोल, तू मेरी बहू ही नहीं मेरी दोस्त भी है, इसलिए मेरा साथ दे। इसलिए तो मैं सब कुछ तेरे से शेयर करता हूँ और तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ससुर जी, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि थोड़ा अपनी आशिकी पे कंट्रोल रखिए। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। वैसे भी आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। लता आंटी को वो साड़ी तोहफे में बहुत पसंद आएगी।
अगर ऐसी बात है बहू तो चलना साड़ी पसंद करवा दे, तेरी सास को भी भिजवा देंगे। ठीक है ससुर जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं घर का सारा काम खत्म करके आती हूँ और फिर आपके साथ चलूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर यशपाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रूबी जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने ससुर के साथ मार्केट निकल जाती है और साड़ियों की शॉप पर जाकर 2 साड़ियाँ पसंद कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं और यशपाल गांव जाने वाले किसी आदमी के हाथ अपनी पत्नी के लिए साड़ियाँ भिजवा देता है और लता के लिए साड़ी लेकर उसके घर जाता है और बोलता है, अरे लता जी, अब मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। अब 2 दिन बाद आपका जन्म दिवस है ना, तो उसके लिए लेकर आया हूँ। अब लीजिए साड़ी, और हाँ उस दिन अब मेरी ही साड़ी पहनिएगा। यशपाल जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपकी ये आशिकीबाजी मेरे साथ मत किया कीजिए, लेकिन कॉलेज टाइम से लेकर आज तक आपकी उम्र बदल गई, लेकिन आपकी आशिकीबाजी का भूत आज तक आपके सर से नहीं उतरा। जब मैंने आपको जवानी में ही हाँ नहीं करी, तो अब बुढ़ापे में क्या ही हाँ करूँगी मैं। अरे लता जी, मैं आप पे लाइन थोड़ी मार रहा हूँ। अब मुझे कॉलेज टाइम से अच्छी लगती है। आप मेरी क्रश रह चुकी हैं। आपने मुझे कभी भाव नहीं दिया, तो इस चीज का मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि अब जिसको मैं पसंद करता था अब वो तो मेरी पड़ोसन बनकर आ गई। अब पसंद किसी को करो, अब वो मना करते, अब तो भी अब प्यार प्यार होता है, पसंद पसंद होती है, वो कभी बदलती नहीं है। लेकिन हम जिसको पसंद करते हैं ना, उसके लिए कुछ करें तो हमें अच्छा महसूस होता है और सुख मिलता है। इसीलिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, लीजिए ना। ठीक है यशपाल जी, मैं ले लेती हूँ, लेकिन आप इसका कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा कि आप बुढ़ापे में मजनू बनकर मेरे आगे पीछे घूमने लगे, क्योंकि मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको अच्छा ना लगे। अब मैं चलता हूँ। अपनी पसंदीदा औरत से बात करके यशपाल के तो मानो पर ही निकल आते हैं। उस दिन के बाद से जहाँ लता यशपाल से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वह अपने जन्मदिन वाले दिन उसकी दी हुई साड़ी पहनकर उसके घर आती है और बोलती है, यशपाल जी, साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है। मेरे पास काफी समय से इस रंग की साड़ी नहीं थी, मैं लेने वाली थी, लेकिन आपने मुझे ये तोहफा देकर मुझे बहुत खुश कर दिया। अब आज मेरा जन्मदिन है और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों ही बाहर जाकर लंच कर ले। पार्टी की पार्टी भी हो जाएगी और मैं अपना बर्थडे भी आपके साथ सेलिब्रेट कर लूंगी। अरे कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे देखिए, मजाक कर रही हैं तो पहले बता देता हूँ, मुझे मजाक पसंद नहीं, क्योंकि बाद में मेरा दिल टूट जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ यशपाल जी, मैं आपको अपने जन्मदिन पर लंच के लिए बाहर ले जाना चाहती हूँ। अब आप इसे मजाक समझ रहे हैं और मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? अरे कौन गधा आपके साथ समय नहीं बिताना चाहेगा? अब मैं तो तैयार हूँ चलने के लिए। कब चलना बताइए बस आप। यशपाल अपनी बहू को सब कुछ बताकर लता के साथ लंच करने के लिए बाहर निकल जाता है। रूबी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह लता के सामने अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर बाद अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजती है। रूबी दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सास खड़ी होती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। उसने वही साड़ी पहनी थी जो लता ने पहनी हुई थी। बहू, ये साड़ी तूने पसंद करवा के भेजी थी क्या? जी माँ जी, मैंने ये साड़ी पसंद करवा के भेजी थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? आज मेरी शादी की सालगिरह थी, मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं आज का दिन उन्हीं के साथ बिताया जाए, इसलिए मैं गांव से वापस आ गई। और वो गए कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है कहाँ वो? अब मैं माँ जी को क्या ही बताऊं, ससुर जी ने तो आज मुझे मरवा ही दिया। माँ जी से झूठ बोलूं तो बोलूं कैसे? अगर सच बता दिया तो घर में महायुद्ध हो जाएगा। रूबी की खामोशी देखकर उसकी सास समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है और वह उसका हाथ अपने सर पर रखवा कर उसे कसम खाने के लिए बोलती है। और रूबी अपनी सास की झूठी कसम नहीं खा पाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद रूबी की सास उसके साथ उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां यशपाल और लता दोनों लंच कर रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं यशपाल की धुलाई कर देती है, जिसे देखकर लता वहां से भाग जाती है।
और यशपाल के सिर से आशिकी का भूत उतर जाता है। यार बहुत भूख लग रही है, क्या करे? मिस ने तो हॉस्टल से भी निकाल दिया। हाँ यार वो तो है, ऊपर से पैसे भी तो नहीं है। मंथ का लास्ट वीक चल रहा है यार। यार पेट में चूहे गुड़गुड़ कर रहे हैं मेरे। मिल गया आइडिया। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कपड़े तो है ना। चल चल शादी में जाने के लिए रेडी हो जा। शादी में? अब मैं जो बोलूँ तू वैसा कर और जल्दी से थोड़ा टच अप कर ले। इतना बोलकर दोनों मेकअप करके शादी में घुस जाती है और सबसे स्माइल करके नमस्ते करते हुए अंदर पहुंचती है। ऐसा करके वो फूड सेक्शन तक जाती है जहां बहुत सारी डिशेस होती है। दोनों के मुंह में पानी आता है, जिसके बाद वो दोनों पेट भरकर खाना खा लेती है। वो दोनों खाना खा ही रही होती है कि तभी कैमरामैन उनके पास आकर उन्हें खाते हुए जूम करके उनकी वीडियो शूट करने लगता है। तभी स्वीटी उससे कहती है, अरे भैया ऐसे क्या शूट कर रहे हो खाना खाते हुए? अरे अच्छा लगता है क्या ऐसे खाते हुए लड़कियों की वीडियो बनाना? कैमरामैन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में स्वीटी के पास शौर्य नाम का एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का आता है, जो उसे बहुत देर से खाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, डू आई नो यू? पहली बार देखा है आपको। आप लड़की वालों की तरफ से हैं क्या? जी जी फ्रेंड ही है मेरी। ओह आपकी फ्रेंड। अगर आपकी फ्रेंड है तो आपने इतने सिंपल ड्रेस क्यों पहनी है? आपको तो अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए था ना। बहुत फीकी सी लग रही हैं आप। जी वो क्या है ना, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया रेडी होने के लिए, दैट्स व्हाई। ओए स्वीटी जल्दी कर, सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गया। बात सुनकर स्वीटी प्लेट जल्दी से टेबल पर रखकर जैसे ही चलती है वो शौर्य की बाहों में गिर जाती है। जिया फिर से उसे आवाज देती है और वो दोनों हड़बड़ाहट में वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त स्वीटी का एक इयररिंग शौर्य के पास गिर जाता है और वो उसके पीछे जाता ही है कि इतने में वो दोनों गायब हो जाती हैं। दोनों वापस अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। कुछ ही देर के बाद स्वीटी करवटें बदल रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो जैसे ही आंखें बंद करती है उसके सामने शौर्य की झलक आ जाती है। वहीं दूसरी ओर शौर्य को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था और वो हाथ में स्वीटी का एक इयररिंग लिए खुद से बोलता है, ऐसा क्या कर गई वो लड़की जो मुझे इतना सता रहा है? उसका एक झुमका पल पल मेरे दिल को चीर रहा है। शायद उस लड़की से कुछ तो ताल्लुक है मेरा। बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वक्त बीतता जाता है। दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाती हैं और ड्रेस खरीदने के बाद दोनों कहती हैं, ओए उस दिन फ्री का खाना खाया था, मजा आया था ना? हाँ यार बड़ा सुकून मिलता है फ्री का खाना खा के। बस फिर क्या, आज दोबारा फ्री का खाना खाते हैं। बस अपना पर्स शॉपिंग बैग में छुपा ले। इतना बोलकर दोनों शॉपिंग बैग्स को वहाँ रखवा देती है और फिर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ स्वीटी फुल ऑन ऑर्डर करते हुए कहती है, भैया एक काम करो, 2 वेज थाली प्लस 4 नान और 2 मिस्सी रोटी, 1 एक्स्ट्रा सलाद और हाँ डेजर्ट में मटकी कुल्फी लाना मत भूलना। ओके मैम, और कुछ? नहीं नहीं भैया, अभी के लिए इतना काफी है। स्वीटी की बातें सुनकर वेटर कुछ ही मिनटों में सारे ऑर्डर लेकर आता है और दोनों बड़े ही चाव से सारा खाना खत्म कर देती हैं। जैसे ही कुछ देर के बाद वेटर बिल लेकर आता है तो बोलता है, मैडम बिल टाइम। जी भैया अभी देती हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? जिया मेरे पर्स में तो मेरे पैसे ही नहीं है, इसी में तो रखे थे। क्या तेरे पर्स में पैसे नहीं है? हे भगवान, आखिर तेरे पैसे कहाँ चले गए? वो पैसे तो तूने आंटी के इलाज के लिए निकलवाए थे। अरे मेरे मम्मी के लिए पैसे रखे थे और आपको बिल भी तो देना है, मैं अब क्या करूँगी? भैया मेरे पैसे रास्ते में गिर गए, अगर आप प्लीज मान जाओ तो क्या मैं कल आके आपको आपके पैसे दे दूं? नहीं मैडम, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड से पूछिए। अरे भैया मेरे पास पैसे होते तो अब तक आपको दे ना देती। अपनी दोस्त को ऐसे परेशान थोड़ी देख सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, आजकल का तो एडवांस जमाना है। ऐसा कीजिए, आप पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अरे भैया वो तो हमें चलाना ही नहीं आता, इसलिए हम अपने फोन में रखते ही नहीं है। मैडम अब बताओ क्या करें? अरे भैया आपको वो मैनेजर साहब बुला रहे हैं, जरा जाके देखिए। जिया जल्दी भाग यहाँ से चल। स्वीटी के कहने पर वेटर पीछे मुड़ता ही है कि वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं।
और रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों अपने शॉपिंग बैग वापस लेकर अपने घर के लिए निकलती हैं और दोनों एक दूसरे से कहती हैं, एक अलग ही खुशी होती है फ्री का खाना खाने की, है ना जिया? यार वो तो है, और ऐसे सारे कांड करने ना तेरे को ही आते हैं सच्ची। दोनों रास्ते में बातें करते हुए चल ही रही होती है कि स्वीटी की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसकी तरफ ट्रक बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, लेकिन उस लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी स्वीटी उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेती है और फिर बोलती है, अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नहीं आती तो कौन बचाता तुम्हें? वो मैं क्या वो मैं? ओ हेलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम तो वही हो ना जो उस रात पार्टी में थे? हाँ वही हूँ। बाय द वे थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। मोस्ट वेलकम, बट आगे से ध्यान रखना, मैं हर बार तुम्हें बचाने थोड़ी आऊंगी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं, बट उस दिन शादी में मिले जरूर थे। सुनिए, आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए आपको अलग तरीके से थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपको कॉफी पर ले जाकर। वो ठीक है, पर मेरी फ्रेंड भी आएगी। जी श्योर। तीनों कॉफी शॉप पर पहुंचकर कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी शौर्य कहता है, वैसे मिस, आपका नाम क्या है? 2 बार मुलाकात हो गई पर नाम नहीं पता चला अभी तक। जी मेरा नाम स्वीटी है, और आपका? माई सेल्फ शौर्या। ओह नाइस नेम। अच्छा शौर्य, क्या तुम मेरे लिए सैंडविच ऑर्डर कर दोगे? वो क्या है ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे सारे पैसे शॉपिंग में उड़ गए। शौर्य उनके लिए सैंडविच मंगवाता है। इसी बीच तीनों बातें करते रहते हैं। तीनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। शौर्य और स्वीटी की मुलाकातें अब बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और देखते ही देखते दोनों अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताकर कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की लव लाइफ बहुत ही अच्छे से चलती है। दोनों शादी के बाद पहली बार लंच पर रॉयल होटल जा रहे होते हैं, बट जैसे ही दोनों होटल के अंदर चेक इन करते हैं तो शौर्य को पता चलता है कि वो अपने पैसे घर पर ही भूल गया है। साथ में स्वीटी भी अपना पर्स नहीं लेकर आई है। ओह नो, अब क्या करूं स्वीटी, मैं अपना वॉलेट नहीं लेकर आया, घर पर ही भूल गया। तुम लाई हो क्या? नहीं शौर्य। यार आई एम सो सॉरी, हम आफ्टर मैरिज पहली बार आए हैं और मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तुम्हें भूख भी लग रही होगी ना? कोई बात नहीं शौर्य, अनजाने में हो गया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम फ्री का खाना खा सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ। दोनों टैक्सी में बैठते हैं और पास के ही एक गुरुद्वारे पर उतर जाते हैं। तभी स्वीटी कहती है, शौर्य ये देखिए हम कहाँ आए हैं। शादी के बाद सबसे पहले हम यहाँ आए हैं। कितने लकी है ना हम, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मुफ्त का लंगर भी खा लेंगे। क्या कहते हो आप? वैसे स्वीटी, बात तो बहुत पते की कही है तुमने। इससे अच्छा बेस्ट प्लेस नहीं हो सकता हमारा टाइम स्पेंड करने के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और पॉकेट में बचे हुए चिल्लर से शौर्य प्रसाद खरीद लेता है, जिसके बाद दोनों सर ढककर गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ पर मत्था टेकते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों लंगर खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ स्वीटी देखती है कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और सभी को एक समान खाना दिया जा रहा है। वो बिना किसी भेदभाव के ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, हाय रब्बा, मैं आज तक फ्री का खाना खाती रही, पर आज ये देखकर समझ में आ रहा है कि जब सारे लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। मैं आज से फ्री का खाना छोड़कर सेवा करूंगी। जिसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और फिर वहाँ से झूठे बर्तन साफ करके और सेवा करने के बाद दोनों वापस घर लौटते हैं और अगले हफ्ते अपने घर वालों के साथ एक बार फिर से गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ सभी लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सेवा करने के बाद लंगर भी एक साथ ही खाते हैं। ओए जा रही है तू हम दोनों को छोड़कर, वो भी इतनी दूर? हाँ, क्योंकि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। इतना बोलकर वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद संजना वहाँ से निकल जाती है। जाते हुए संजना अपनी गाड़ी में बैठकर उन तीनों की एक साथ की फोटो को अपने सीने से लगाकर रोते हुए अपने पिछले कुछ अच्छे दिनों को याद करती है, जिसमें वो कुछ ही दिनों के लिए अपनी बहन आकांक्षा और उसके पति आयुष के घर आई होती है और आकांक्षा उसके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट लाते हुए बोलती है, तूने फिर से राजवीर से लड़ाई कर ली ना, है ना? तभी तेरा मुंह बना है।
दीदी, मैं क्या आपको कोई लड़ाकू जहाज दिखती हूँ जो हमेशा लड़ती रहूंगी? जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही लड़ाई करूँ, क्यों जीजू? बिल्कुल सही बोला साली जी ने। क्या सही बोला? अरे कुछ दिनों में राजवीर से इसकी सगाई होने वाली है और ये दोनों आपस में इतना लड़ते हैं तो कैसे चलेगा आगे तक। उसकी बात सुनकर दोनों जीजा साली हंसने लगते हैं। तभी संजना के पास राजवीर का फोन आता है। संजना, माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। यार, मैं तुम्हें माफ तो कर दूं, पर ये तुम्हारी शक करने की जो आदत है, इसका क्या करूं? अगर मैं 10 लड़कों से बात करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उन 10 लड़कों से प्यार कर बैठूंगी। यार, उन सब के साथ मैं दोस्त की तरह भी तो पेश आ सकती हूँ ना। लेकिन तुम हो कि तुम्हारी शक करने की आदत जाती ही नहीं है। संजना की बातें सुनकर राजवीर बहुत डर जाता है कि कहीं संजना उससे दूर ना हो जाए। इसीलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है, संजना, तुम्हारी कसम, मैं अब से तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। बस मुझसे दूर जाने की बात मत करना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यार सॉरी, हो गई गलती, अब ऐसे कभी नहीं करूँगा, पक्का। संजना राजवीर को माफ कर देती है और राजवीर खुद भी काफी बदलने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा अपनी एनिवर्सरी पर राजीव को खाने पे बुलाती है। उसे वहाँ देखकर संजना बहुत हैरान हो जाती है और उसके गले लगकर बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी दीदी ने बुलाया है, तो तुम्हें कैसा लगा उनका सरप्राइज? ओह, आई एम सो हैप्पी जीजू। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। ओहो साली जी, आप ऐसे हमारे गले लगेंगी तो हमारे दिल टकरा जाएंगे। और अगर हमारे दिल टकरा गए तो राजवीर साहब का क्या होगा? क्यों राजवीर जी? अरे बहुत रात हो रही है, पहले केक काट लेते हैं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा पूरी रात, और मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगा। ये तो सही बोला आपने राजवीर जी, क्योंकि ये जीजा साली से पहले कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और ये जीजा साली की जुगलबंदी ऐसे ही चलती रहेगी रात भर। इन सब के बाद आकांक्षा और आयुष केक कट करते हैं और उसके बाद उनके बीच हंसी मजाक का सिलसिला यूं ही पूरी रात चलता रहता है। और अगली सुबह आयुष और राजवीर एक साथ बैठकर चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं कि तभी संजना वहाँ पर आकर अपने जीजो के हाथों में से न्यूज़पेपर छीन लेती है और फिर बोलती है, जीजू, आप बहुत गंदे हो। अरे पर क्यों, क्या हुआ? आज आपने मेरे बिना ही न्यूज़पेपर पढ़ लिया और चाय भी अकेले अकेले पिए जा रहे हो। मुझे पूछा भी नहीं आपने एक बार। अरे मेरी प्यारी साली, अकेले कहाँ पी रहे हैं? राजवीर है ना। आयुष उसका मजाक उड़ा देता है, जिस पर संजना पास में ही रखा पिल्लू उठाकर आयुष को मारने लगती है और इस तरह दोनों जीजा साली छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। साथ ही आकांक्षा के पास जाकर उससे बोलता है, आकांक्षा दी, आपको बुरा तो नहीं लगता ना कभी? किस बात का राजवीर? आयुष और संजना को ऐसे साथ में देखकर। नहीं, क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी जीजा साली से पहले ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और वैसे भी गलत थोड़ी है ये सब। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही दिखेगा ना, और अगर गलत सोचेंगे तो गलत दिखेगा। इसीलिए शक नहीं, प्यार से देखो सब कुछ। आकांक्षा की बातें सुनकर राजवीर वहाँ से चला जाता है और उसके मन में आ रहे आयुष और संजना के बारे में बुरे ख्याल को दिल से निकालने की वो कोशिश करता है। पर एक बार फिर रात के डिनर के समय उन दोनों के हाथों में हाथ देखकर उसे एक बार फिर से संजना पर शक होने लगता है और वो आकांक्षा को अकेले में ले जाकर उससे कहता है, दी, आप बहुत भोली हो। तुम्हारा मतलब क्या है राजवीर? ये कि आयुष और संजना के बीच में कुछ चल रहा है। वो दोनों मिलकर हम दोनों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तुम्हें संजना पर विश्वास नहीं होगा, पर मुझे अपनी बहन और अपने पति दोनों पर बहुत ज्यादा भरोसा है, समझे तुम? तुमने अपनी आंखों पर अपनी बहन और पति के प्यार की पट्टी बांध रखी है, मैंने नहीं। मुझे सब दिखाई दे रहा है, पर अफसोस, जब तक तुम्हें ये सब दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आकांक्षा से इतना बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसको ऐसे गुस्से में जाते हुए देख संजना उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, क्या हुआ राजवीर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ से आया हूँ, हैदराबाद। और अगर तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा भी प्यार किया होगा तो तुम आ सकती हो, पर अपने दोस्त और जीजा से रिश्ता तोड़कर। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आकांक्षा उसे सारी बात बताती है, जिस पर वो उसका शक दूर करने के लिए हैदराबाद जाने का फैसला लेती है।
और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। साथ ही अपनी बहन और जीजू से कहती है, नहीं दीदी, अब मुझे जाना ही होगा, और वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इतना बोलकर वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है और काफी समय तक अपने दीदी और जीजू दोनों में से किसी से भी बात नहीं करती। थोड़े दिनों के बाद संजना और राजीव की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद भी संजना के चेहरे पर हमेशा उदासी ही रहती। उसके चेहरे पर उदासी देखकर राजवीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाकर बोलता है, संजना, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही तुम पर शक किया, पर असल में मैं गलत हूँ। तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो और तुमने मेरे प्यार के लिए अपने दीदी और जीजू को छोड़ दिया और मैं कभी सच समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी। सच राजीव, मैं तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी, बस तुम कभी ये समझ ही नहीं पाए। मैंने इसीलिए कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, ताकि हमारे बीच कोई गलतफहमी न पैदा हो और हमारी बातचीत न बंद हो जाए। मैं चाहती थी कि वक्त के साथ शायद तुम्हें सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा, और देखो आज तुम्हें सब कुछ समझ आ भी गया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ संजना, मैं भी बहुत खुश हूँ आज फिर से तुम्हें पहले की तरह मुस्कुराता हुआ देखकर। राजवीर संजना को गले लगा लेता है और उसे सरप्राइज देने के लिए उसके बिना बताए उसके दीदी और जीजू को अपने घर ले आता है और सभी से अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है, आप सही थी दी। अगर हम पॉजिटिव होकर किसी चीज को देखेंगे तो वो हमें गलत नहीं लगेगी, पर अगर हमारे दिमाग में पहले से ही शक के बीज हैं तो हम हर अच्छी चीज को बुरी ही बताएंगे। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम्हें खुद ही समझ आ गया और हम जीजा साली की दोस्ती भी तुम्हारे समझ में आ गई। ये हुई ना बात, इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी शक नहीं करनी चाहिए, बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि रिश्ते खराब ना हो और हमारे बीच दूरियां ना आए। इसके बाद सभी मिलकर हंसने लगते हैं और सभी को वापस से एक साथ देखकर संजना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद राजवीर कभी भी अपनी पत्नी पर शक नहीं करता और हमेशा के लिए इस आदत को त्याग देता है और सभी के साथ हंसी मजाक करने लगता है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।